एवरीवन, क्लास 9 साइंस एक्सप्लोरेशन टेक्स्ट बुक आ गई है। इसके हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको चैप्टर्स के नोट्स वगैरह चाहिए किसी भी सब्जेक्ट्स के, तो क्लास 9 साइंस के आपको नोट्स चाहिए किसी भी चैप्टर के, जैसे यहाँ पर एक चैप्टर 1 जो अभी हम कर रहे हैं उसका प्रीव्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से नोट्स रहेंगे डिटेल्ड, आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। नोट्स फ्री नहीं है तो अकॉर्डिंगली कनेक्ट करिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो पहले चैप्टर के नोट्स रहेंगे, सभी टॉपिक्स डिटेल में कवर रहेंगे। देन आफ्टर दैट यू विल हैव क्वेश्चन आंसर्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होंगे। इस तरीके से पहले तो नोट्स रहेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे जिसमें कि पहले एमसीक्यू होंगे, जिसमें सिंपल एमसीक्यू भी होंगे और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे। इस तरीके से पहले क्वेश्चंस रहेंगे, फिर इनके आंसर सॉल्व रहेंगे। ओके, फिर सेक्शन बी रहेगा जिसमें पहले क्वेश्चंस रहेंगे, फिर इनके आंसर्स आपको साथ में प्रैक्टिस करके सॉल्व करके दिए रहेंगे। ऐसे ही सेक्शन सी 3 मार्क का क्वेश्चंस रहेंगे और उनके आंसर्स रहेंगे। और सेक्शन डी जो होगा उसमें केस बेस्ड स्टडी, जैसे हर केस का सॉल्व करके 4-4 क्वेश्चन के साथ आंसर्स रहेंगे। एंड आफ्टर दैट यू विल हैव बुक एक्सरसाइज। बुक का जो एक्सरसाइज है वो आपका सॉल्व करके दिया गया रहेगा। सो इफ यू वांट दिस काइंड ऑफ नोट्स सो प्लीज कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप। और बाकी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है ही। और प्लीज डू नॉट आस्क फॉर फ्री नोट्स बिकॉज यहाँ पर सब कुछ फ्री है। इफ यू वांट यू कैन मेक नोट्स ऑन योर ओन। ओके, सो चलिए अब चैप्टर को रीड कर लेते हैं। बाकी चैप्टर 1 एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। अभी तक आपने 8th तक जो बेसिक साइंस थी वो समझ ली है। अब साइंस में जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द मिडिल स्टेज साइंस इनवाइटेड यू टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व द वर्ल्ड क्लोजली, टू आस्क क्वेश्चंस एंड टू फाइंड आउट हाउ थिंग्स वर्क। पहले जो हमने साइंस अभी पढ़ी थी 8th तक, उसमें आपको साइंस ने ये बोला कि क्यूरियस बनो, है ना, दुनिया को ध्यान से देखो, प्रेरित किया आपको क्वेश्चंस करो, क्यूरियस बनो। इन आवर जर्नी वी डिस्कवर्ड दैट साइंस बिगेन विद वंडर एंड ग्रू थ्रू केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स। हमने अपनी जर्नी में अभी तक क्या देखा कि जो वंडर होते हैं, कि आश्चर्य होता है किसी चीज को कि ये चीज हुई कैसे होगी, तो इससे हमें आश्चर्य से साइंस की शुरुआत होती है। और फिर धीरे धीरे जो हम केयरफुल तरीके से सावधानी पूर्वक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसके थ्रू चीजें जो है वो विकसित होती हैं। वी कनेक्टेड आइडियाज अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। हमने देखा कि जो जीवित चीजें हैं या निर्जीव जो चीजें हैं वो दुनिया के विचारों को आपस में कैसे जोड़ती हैं, है ना, कैसे पूरी दुनिया में चीजें जुड़ी हुई हैं। एज यू नाउ एंटर द सेकेंडरी स्टेज, तो ये हमने मिडिवल स्टेज में देखा, पहले देखा। अब सेकेंडरी स्टेज में आ गए हो आप। सो दिस जर्नी कंटिन्यू, ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी बट विद एन एम्फेसिस ऑन डीप एक्सप्लोरेशन। अब ये जर्नी जो है क्यूरियोसिटी की, पूछने की, ये चलती रहेगी, लेकिन अब हम और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे चीजों को। साइंस इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी नो बट ऑल्सो अबाउट हाउ वी नो इट। साइंस सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या जानते हो, लेकिन इसके पीछे अगर वो चीज कैसे है, हाउ वी नो, कि उसको हम कैसे जानते हैं, वो भी डिपेंड करता है। हाउ ऑब्जर्वेशन लीड्स टू मेजरमेंट, कि कैसे आप ऑब्जर्व करते हो चीजों को, तो उसके बाद कैसे आप मेजरमेंट करते हो। हाउ पैटर्न्स आर एक्सप्रेस्ड यूजिंग सिंबल्स एंड इक्वेशन सिंबल्स, इनको यूज करके आप कैसे पैटर्न्स को एक्सप्रेस करते हो। हाउ मॉडल्स आर बिल्ट टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सिस्टम, किस तरीके से, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का मॉडल है, उससे हम इतने जटिल जो सिस्टम है, पूरा प्रोसेस है, उसको हम आसानी से दिखा देते हैं। कैसे आइडियाज आर टेस्टेड, ऑफन रिवाइज्ड एंड समटाइम्स इवन डिस्कार्डेड। जब आइडियाज को हम टेस्ट करते हैं, रिवाइज करते हैं, बार बार चेक करते हैं कि ये आइडिया वर्क करेगा कि नहीं। कई बार हमारे जो आइडियाज होते हैं वो आपको ये अगर सही नहीं होते तो वो आप डिस्कार्ड भी करते हैं। इन आवर सेकेंडरी स्टेज टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस एक्सप्लोरेशन वी विल लुक मोर क्लोजली। तो एक्सप्लोरेशन जो हमारी साइंस की बुक है उसमें हम इसको और पास से देखेंगे। थिंक मोर केयरफुली एंड फाइंड आउट हाउ साइंटिफिक आइडियाज हेल्प अस मेक सेंस ऑफ नेचर, टेक्नोलॉजी एंड प्लेस विद इन देम। सो अब हम देखेंगे कि और ये जानेंगे भी कि वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट हैं हमारे आसपास, जो साइंटिफिक आइडियाज हैं, ये वैज्ञानिक विचार कैसे हमें प्रकृति, जो टेक्नोलॉजी है, उनमें अपनी जगह को समझने में मदद करते हैं कि हमारे क्या प्लेस है इन सब के बीच में, नेचर में, टेक्नोलॉजी के स्पेस में हमारी क्या जगह है। ओके, नाउ टू रिफ्लेक्ट द अप्रोच ऑफ दिस टेक्स्ट बुक द पेज नंबर्स हैव बीन थॉटफुली डिजाइंड। अब इस बुक को अच्छे से समझाने के लिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पेज नंबर्स को अच्छे से डिजाइन किया गया है। जैसे हमने पिछले क्लासेस में भी देखे, यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास है, कंपास यूज किया गया है। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या सिंबलाइज करता है कि केयरफुल तरीके से ऑब्जर्व करो चीजों को, पैटर्न को नोटिस करो, अटेंशन पे करो जो भी आप देख रहे हो, नहीं तो चीजें मिस हो जाएंगी। द कंपास जो
जो कंपस है वो हमें रिमाइंड कराता है एक्सप्लोर करने के लिए जो सही डायरेक्शन है उस वे में, चूजिंग अप्रोप्रिएट मॉडल्स, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस एंड नोइंग द लिमिट्स ऑफ वेयर आवर आइडियाज अप्लाई। टुगेदर दे टेल अस दैट एक्सप्लोरेशन इन साइंस इज नॉट वॉन्डरिंग एमलेसली बट ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ आवर वर्ल्ड विद केयर एंड पर्पस। तो मतलब एक्सप्लोरेशन साइंस में करने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि कोई मकसद नहीं है, आपके पास एम नहीं है और आप घूम रहे हो इधर से उधर सर्च कर रहे हो, कुछ भी नहीं। वर्ल्ड में जो हमारी दुनिया है उसमें किसी भी सेंसफुल तरीकों को समझने के लिए ट्राई करने का जो पर्पस है वही साइंस में हम कहते हैं कि एक्सप्लोरेशन है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। द नेचुरल वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स एंड स्टडिंग इट इन फुल डिटेल इज ऑफन इम्पॉसिबल। जो नेचुरल वर्ल्ड है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ऐसा नहीं कि बहुत आसान है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। इसको समझने के लिए हमेशा ऐसा नहीं होता कि पॉसिबल हो ये। टू मेक सेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी साइंस यूजेस मॉडल्स, इसीलिए साइंस में मॉडल्स का यूज होता है इस कॉम्प्लेक्स चीज को आसानी से समझने के लिए। ये जो सिंप्लीफाइड तरीके होते हैं, लुकिंग एट रियल सिस्टम दैट फोकस ओनली ऑन व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ गिवन क्वेश्चन। मतलब ये जो वास्तविक प्रणाली जो हम समझते हैं, जो एक पैटर्न है, उसको देखने से सरल तरीके से ये चीजें सॉल्व होती हैं, जो किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण जो चीज है, इंपॉर्टेंट जो चीज है, उसके ऊपर ध्यान देती है। फिजिक्स में क्या होता है, एक मूविंग कार में बी रिप्रेजेंटेड एज अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट से हम बता देंगे कि ये कार है, मूव कर रही है। लेकिन केमिस्ट्री में एटम और मॉलिक्यूल को हम ड्रॉ करते हैं स्फेयर में कि ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है ना, और बॉन्ड्स बताते हैं कि ये इससे जुड़ा हुआ है। इन बायोलॉजी में सेल्स आर शोन एज डायग्राम्स हाईलाइटिंग की पार्ट्स एंड इन अर्थ साइंस अर्थ में बी ट्रीटेड एज अ स्मूथ स्फेयर लेयर्ड इनटू डिस्टिंक्ट रीजन। सेल का हम डायग्राम बनाते हैं, या न्यूक्लियस है, यहाँ अदर जो बॉडीज हैं सेल के अंदर वो है। तो इस तरीके से डायग्राम्स के थ्रू, मॉडल्स के थ्रू, जैसे अर्थ का हम कभी राउंड मान लेते हैं जब हम अर्थ की स्टडी करते हैं, तो राइट, अर्थ साइंस में, तो ये सब से हम पढ़ाई को आसान बनाते हैं। ऐसे मॉडल्स बनाने से इन्वॉल्विंग होती है इसमें मेकिंग assumptions एंड डेलिबरेटली इग्नोरिंग सर्टेन डिटेल्स। कुछ डिटेल्स इसमें हम नहीं ऐड कर रहे हैं, हार्ट जैसे हमने ये बनाया, ऐसा तो नहीं होता हार्ट, लेकिन हम समझ रहे हैं उस चीज को बताने के लिए एक मॉडल के थ्रू। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है ना। सो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन स्टडिंग द मोशन ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई सामान गिर रहा है ऊपर से, उसको जब हम पढ़ते हैं, एयर रेसिस्टेंस में बी नेग्लेक्टेड टू अंडरस्टैंड द बेसिक इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। देखो, जब ऊपर से कोई सामान नीचे की तरफ गिर रहा है तो इसमें यहाँ पर एयर प्रेशर भी तो है, वो सामान को ऊपर भी तो धक्का दे सकता है, मतलब यहाँ पे भी तो फोर्स लग रहा है, फिर भी सामान नीचे क्यों आता है? तो इसको समझने के लिए थोड़े समय के लिए हम क्या कर देते हैं, ये जो एयर प्रेशर है ना, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब इग्नोर कर देते हैं। किस लिए? ताकि ग्रेविटी का जो बेसिक इफेक्ट है उसको समझ सके। बायोलॉजी में क्या होता है, व्हेन स्टडिंग हाउ द हार्ट पंप्स ब्लड, दिल जो है हमारा वो कैसे ब्लड को पंप करता है, सो बहुत सारे छोटे छोटे इंडिविजुअल सेल्स जो होते हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, so that organ can be understood as a functioning system। ताकि हार्ट को हम ध्यान से समझ सके, उसके अंदर की जो छोटी छोटी डिटेलिंग है उसको हम इग्नोर करते हैं ताकि बड़ा पर्पस क्लियर हो सके। रिमेंबर दैट दीज चॉइसेस आर नॉट मिस्टेक। ये जो चीजें हम इग्नोर कर रहे हैं वो कोई मिस्टेक नहीं है, बट दे आर डन ऑन पर्पस टू कीप थिंग्स सिंपल इनफ। लेकिन ये पर्पसफुली किया जाता है ताकि सिंपल चीजों को हम समझ सके, सिंपली कर सकें जो टफ चीजें उसको समझने के लिए, बट स्टिल अलाउ अस टू फाइंड आंसर टू व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें जो, बट स्टिल अलाउ अस, इतना सिंपल करने के बाद भी तो ताकि चीजें सरल बनी रहे, आसान बनी रहे, और फिर भी हम अपने सवालों का उत्तर पा सके। ऐसा नहीं चीजों को कॉम्प्लिकेट करके ही समझा जा सकता है, बड़े लेवल पे हम चीजों को आसानी से सिंपल करके और फिर समझते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ, पहले हम ये देख लेते हैं। मीट अ साइंटिस्ट, यहाँ पे दिया है मेघनाथ शाह ऑन एन इंडियन पोस्टेज स्टैम्प, उनका इमेज यहाँ पे फोटो दिया हुआ है। चलिए इनके बारे में रीड कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो, ये मैग्नीफाइंग ग्लास की बात हो रही थी जो बताया गया था, और मैं यहाँ पर कंपास भी दिखा देती हूँ, और ये कंपास है जिसकी बात हो रही है। ओके, तो चलिए पहले इन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफाइंग द स्टार्स
इन्होंने स्टार्स की स्टडी को सिंपल किया है कि क्या किया है, चलिए पढ़ते हैं। साइंस ऑफन बिगिंस बाय इग्नोरिंग डिटेल्स। साइंस जो है हम डिटेल्स को इग्नोर करके एक बड़े लेवल पे चीज को सोचते हैं। व्हेन जो यहाँ पे साइंटिस्ट हैं मेघनाथ शाह स्टडीड द लाइट फ्रॉम स्टार्स, की तारों से जो रोशनी आती है, सो ही डिड नॉट ट्राई टू मॉडल एवरी एटम, एवरी रिएक्शन और एवरी मूवमेंट इनसाइड अ स्टार। स्टार के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, इन्होंने उसको बहुत डिटेल में समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि ही ट्रीटेड द मैटर इन द स्टार एज अ हॉट गैस। जो भी स्टार के अंदर चीजें हैं उन्होंने उसको एक हॉट गैस की तरह समझा। इग्नोर्ड मेनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, और बहुत सारी डिटेलिंग को इग्नोर किया। एंड फोकस्ड ओनली ऑन टेम्परेचर, प्रेशर एंड हाउ एटम्स फॉर्म आयंस। उन्होंने सिर्फ जिन चीजों पे फोर्स किया वो है टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, और जो एटम्स होते हैं वो कैसे आयन बनाते हैं उस पे फोकस किया। ये जो सिंप्लीफिकेशन था इसने उन्हें अलाउ किया टू एक्सप्लेन हाउ कलर्स ऑफ स्टार्स इज डीपली कनेक्टेड टू देयर टेम्परेचर, कि कैसे जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, वह स्टार्स के कलर से डीपली कनेक्टेड होता है। ओके, नाउ आगे यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ये देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1.1, अ क्रिकेट शॉट। थिंक ऑफ अ क्रिकेट बॉल बीइंग हिट फॉर अ 6। मान लो एक क्रिकेट बॉल को जोर से मारा गया ताकि 6 के लिए जाए, वो 6 रन के लिए। यू वांट टू मेक अ सिंपल मॉडल, आपको एक मॉडल बनाना है। व्हाट डिटेल्स वुड यू इंक्लूड, व्हाट वुड यू इग्नोर। तो इसमें आप कौन सी डिटेल्स को इंक्लूड करोगे, कौन सा इग्नोर करोगे। तो इसका आंसर है, हम पूछेंगे, वी मस्ट आस्क, विल द बॉल क्रॉस द बाउंड्री विदाउट हिटिंग द ग्राउंड फर्स्ट। तो हम पहले पूछेंगे कि 6 के लिए जाना है, तो जो बॉल है वो बिना ग्राउंड को टच किए तब बाउंड्री को क्रॉस करेगी, है ना। ये चीज हमें पता होगा कि क्या गेंद जमीन पर गिरे बिना सीमा रेखा पार कर जाएगी। फॉर दिस थिंग्स लाइक द ब्रांड ऑफ बैट, द कलर ऑफ बॉल, द अमाउंट ऑफ ग्रास ऑन द फील्ड विल मेक नो डिफरेंसेस। तो इसमें डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है कि बैट का कलर क्या था, बॉल का कलर क्या था, बैट किस ब्रांड का था, है ना। हमें सिर्फ ये देखना है कि बॉल जो है वो बिना जमीन को टच किए जो बाउंड्री है उससे पार गई या नहीं। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड, मास ऑफ द बॉल, बॉल का वजन कितना है, बॉल में वेट कितना है, मास कितना है, और स्पीड और डायरेक्शन क्या है बॉल की इन विच इट हैज बीन हिट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जरूर इंपॉर्टेंट है। कलर ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मास कितना है बॉल का, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एयर रेसिस्टेंस, मतलब हवा जो रोक रही है बॉल को, स्पिन ऑफ द बॉल, बॉल ऐसे ऐसे जो स्पिन करती है उसको हवा के प्रेशर से रुक रही है, वो चीजें इंपॉर्टेंट है। एंड द स्टिचिंग ऑफ द थ्रेड एट द सीम हैव स्मॉलर इफेक्ट्स दैट कैन बी इग्नोर्ड इन सिंपल मॉडल। तो ये जो हवा का इफेक्ट है, बॉल के ऊपर जो धागों से इस तरीके से सिलाई की गई होती है, सीम होता है, उस सबको हम इग्नोर कर सकते हैं। एज वी बिल्ड मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल्स वी एड एक्स्ट्रा डिटेल्स फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी। तो इसमें क्या होता है कि जितनी ज्यादा आप डिटेलिंग ऐड करोगे उतनी ज्यादा चीजें और ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ आपको क्लियर होती जाएंगी। यहाँ एक्टिविटी लेटेस्ट मॉडल दिया हुआ है। सपोज यू राइड अ बाइसिकल फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम। आप स्कूल से घर तक जाते हो साइकिल चलाते हुए। यू वॉन्ट टू मॉडल द टाइम इट टेक्स टू गो होम फ्रॉम स्कूल। तो आपको एक मॉडल बनाना है जिसमें कितना टाइम लगता है घर जाने में स्कूल से, वो बताना है। व्हाट डिटेल्स वुड यू कीप, तो आप कौन सी डिटेल्स रखोगे। व्हाट डिटेल्स कुड यू इग्नोर, कौन सा डिटेल्स को आप इग्नोर करोगे। सजेस्ट व्हाई इग्नोरिंग सम डिटेल्स में एक्चुअली बी हेल्पफुल। और आपको ये भी सजेस्ट करना है कि कैसे किसी डिटेल को अगर हम इग्नोर करते हैं तो वो यूजफुल होती है। सो एज यू एक्सप्लोर साइंस मोर डीपली, अगर आप इस साइंस को और जो भी साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डीपली एक्सप्लोर करोगे तो आप नोटिस करोगे दैट इट यूजेस लैंग्वेज इन अ वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज वे, कि साइंस में लैंग्वेज को बहुत आसान तरीके से नोट किया जाता है, बहुत प्रिसाइसली नोट किया जाता है ताकि कोई गलती ना हो। ओके, नाउ many words that we use in everyday life such as force, work, cell और reaction have specific meaning in science। देखो force के लिए हम अलग यूज करते हैं, जो भी मीनिंग में यूज करते हैं डेली लाइफ में, साइंस में सबके अलग अलग स्पेशल मीनिंग होते हैं। ये जो मीनिंग्स हैं आर ऑफन वेरी स्पेसिफिक बिकॉज साइंटिफिक आइडियाज मस्ट बी कम्युनिकेटेड क्लियरली एंड अनएम्बिगियसली। मतलब इसका क्या होता है कि साइंस में भाषा पे इतना ध्यान क्यों दिया जाता है, क्योंकि भाषा बहुत सटीकता के साथ यूज की जाती है,
कुछ गलत उसका मीनिंग नहीं होना चाहिए। एम्बिगियस मतलब होता है कि भ्रम, ऐसा कुछ दुविधा वाली बात ना बोली जाए, बिल्कुल क्लियर बात की जाती है। टू अलाउ साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड टू डिस्क्राइब ऑब्जर्वेशन, कंपेयर रिजल्ट एंड बिल्ड आइडियाज टुगेदर। साइंस जो है पूरी दुनिया में एक जैसी लैंग्वेज, स्पेसिफिक टर्म यूज करता है, ताकि पूरी दुनिया में जहां पर भी साइंटिस्ट हैं, जहां पे भी ये साइंस के फील्ड में वर्क करने वाले लोग हैं, वो एक ही भाषा को यूज करें। तो एक जैसे टर्म, एक जैसे सिंबल, एक जैसे यूनिट को यूज करते हैं, ताकि जो भी डिटेलिंग हो रही है वो सब जगह समझी जा सके। क्वांटिटीज में जैसे अगर वेट देख रहे हैं किसी चीज की क्वांटिटी को, तो मास, वेलोसिटी, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट, इन सब के सिंबल्स होते हैं, जैसे एम, वी, एफ, कैपिटल आई, ईच एसोसिएटेड विद अ डिफाइंड यूनिट। इनकी यूनिट भी होती है। टू मेक दिस इवन मोर प्रिसाइज, इसको और प्रिसाइज बनाने के लिए साइंस ऑफन टर्न टू मैथमेटिक्स। इसमें मैथ्स भी आ जाता है साइंस में, और ज्यादा इसको एक्यूरेट बनाने के लिए। टू अलाउ अ रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज टू बी एक्सप्रेस्ड क्लियरली एंड टेस्टेड केयरफुली। दिस कैन समटाइम्स फील चैलेंजिंग। कभी कभी मैथ्स आने से साइंस जो है थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है याद रखना दैट मैथमेटिक्स इन साइंस इज नॉट मेंट टू बी अ हर्डल। मैथमेटिक्स कोई रुकावट नहीं है साइंस में, बल्कि इंस्टेड इट इज अ लैंग्वेज that helps us think more clearly about the world। ये हमें आसान करता है चीजों को समझने के लिए। ऐसा इक्वेशन, an equation is not just a calculation tool, it is compact statement about how certain things are related। अगर कोई इक्वेशन है तो वो इक्वेशन इसलिए नहीं है कि आप उसमें जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि चीजों को कॉम्प्लिकेट करना है। बहुत बड़ी डेफिनेशन को छोटे फॉर्म में आपको दिखाया जा रहा है। ये कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट है जिसको फॉर्मूला वे में दिखाया जा रहा है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, डिस्क्राइबिंग मोशन यूजिंग क्वांटिटीज, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी। सो इनको यूज करके अगर हम मोशन को डिस्क्राइब करें तो आंसर करने में हेल्प करता है कि अबाउट वेयर एन ऑब्जेक्ट विल बी एट लेटर मूवमेंट, तो क्या डिस्टेंस होगा इससे हम बता सकते हैं। इन द सेम वे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आर यूज टू डिस्क्राइब रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने केमिकल रिएक्शन में भी मैथ्स यूज किया या करेंगे, या पॉपुलेशन ग्रोथ किस पैटर्न में हो रही है उसमें यूज करेंगे। चेंजेस जो हो रहे हैं हर समय सिस्टम में, एनर्जी के सिस्टम में, उसको भी हम मैथमेटिक्स के थ्रू करेंगे। सो लर्निंग टू यूज मैथमेटिक्स इन साइंस डज नॉट मीन मेमोराइजिंग इक्वेशन। मैथ का यूज करना ये नहीं है कि हम इक्वेशन को कैसे याद करें, रटे। इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन फर्स्ट, पहले सिचुएशन को समझो, आइडेंटिफाइंग रेलिवेंट क्वांटिटीज, जो रेलिवेंट क्वांटिटीज है उनको आइडेंटिफाई करो, एंड देन यूजिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप टू रीजन केयरफुली। फिर मैथमेटिकल रिलेशनशिप आपको एस्टैब्लिश करना है ध्यान देते हुए। इस तरीके से अगर आप मैथमेटिक्स यूज करते हो तो ये पावरफुल लैंग्वेज बन जाता है सोचने की, ना कि सिर्फ न्यूमेरिकल आंसर्स फाइंड आउट करने की। इफ यू फोकस फर्स्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, अगर आप पहले सिचुएशन को समझना स्टार्ट कर देते हो एंड द क्वांटिटीज इन्वॉल्व, इक्वेशन विल बिगिन टू फील लेस लाइक ऑब्स्टेकल्स एंड मोर लाइक हेल्पफुल गाइड इन योर एक्सप्लोरेशन ऑफ साइंस। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है, मैम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ रहे हैं, ये टफ लग रहा है। तो ये बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप पहले सिचुएशन को समझोगे, ओके, तब जाके मैथ्स में घुसोगे, मैथ्स के फॉर्मूलाज की तरफ देखोगे तो ये इजी हो जाएगा, राइट। नाउ अब हम आगे देखते हैं। जैसे यहाँ कुछ चीजें दी गई हैं पढ़ने को आपको, रेडी टू गो बियॉन्ड। कुछ अब आपको आगे की समझ के लिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक दिए गए हैं, जैसे एयरप्लेन फ्यूल मिसकैलकुलेशन। एयरप्लेन में जो फ्यूल होता है अगर उसको मिसकैलकुलेट कर लिया जाए, ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ दिया गया, आगे बढ़ने के लिए आपको यहाँ पे तैयार किया गया है। इन अ वेल नोन इंसिडेंट, एक इंसिडेंट है, अ पैसेंजर एयरक्राफ्ट रैन आउट ऑफ फ्यूल मिड फ्लाइट ड्यू टू मिक्सअप इन यूनिट्स। यूनिट्स में मिक्सअप होने की वजह से फ्लाइट में जितना फ्यूल होना चाहिए था उससे कम फ्यूल एक फ्लाइट में डाला गया, और आधे रास्ते में मिड फ्लाइट में जो फ्यूल है वो कम हो गया। फ्लाइट नीडेड 22,300 kg फ्यूल इन टोटल, इतना फ्यूल चाहिए था, लेकिन ग्राउंड क्रू जो है उन्होंने मिसकैलकुलेट कर लिया फ्यूल को जो चाहिए था। सिंस दे यूज द डेंसिटी ऑफ फ्यूल इन पाउंड्स, उन्होंने पाउंड्स में यूज किया पर लीटर रेदर देन किलोग्राम, यहाँ किलोग्राम था उन्होंने पाउंड्स में यूज किया पर लीटर, ओके। द एयरक्राफ्ट वाज अबाउट 15,000 लीटर शॉर्ट ऑफ फ्यूल, इतना फ्यूल कम पड़ गया सिर्फ और सिर्फ यूनिट के डिफरेंस से, है ना। एंड लकली कुड ग्लाइड टू एन इमरजेंसी लैंडिंग विच डैमेज द एयरक्राफ्ट दो देयर वाज नो कैजुअलिटी। सो लैंडिंग हुई, डैमेज थोड़ा सा हुआ एयरक्राफ्ट, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ लोगों को।
पाउंड्स एंड किलोग्राम्स आर वेरी डिफरेंट, इनकी यूनिट्स डिफरेंट हैं। सो स्टैंडर्ड यूनिट इसीलिए यूज किया जाता है ताकि कन्वर्शन और एरर्स जो है उन्हें हम अवॉइड कर सकें। ओके, नाउ यहाँ दिया हुआ है थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आपकी जिज्ञासा को बढ़ाएंगे। सो व्हाट इज किलोग्राम यूज्ड एवरीवेयर? हर जगह पे जो किलोग्राम यूज होता है वो क्या है ना? सो इसके बारे में आगे देख लेते हैं, किलोग्राम हर जगह क्यों उपयोग किया जाता है। When we buy rice or vegetables, we expect a kilogram to mean that same amount everywhere, कि 1 केजी खरीदा तो हर जगह पे 1 केजी का जो वेट है वो सेम होगा, उतना ही अमाउंट मिलेगा। Imagine the confusion if we used different weight everywhere. Thankfully, measurements are based on agreed international standard, not local objects or opinions. Standard units allow scientific results to be compared and ensure fairness in daily life and trade. So इसको इसलिए किया जाता है, मान लो कि हर जगह केजी का वेट सेम है, लेकिन अगर हर जगह अलग अलग वजन इस्तेमाल किया जाता तो कितनी प्रॉब्लम्स होती है ना। सो ये सौभाग्य की बात है कि हम स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज करते हैं जो कि पूरी दुनिया में सेम मानक है, सेम यूनिट्स को मेजर किया जाता है, ना कि लोकल जो थॉट्स हैं या यूनिट्स हैं उनको माना जाता है। सो ये जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है ना, ये साइंटिफिक रिजल्ट्स को तुलना करने में, कंपेयर करने में आसान बना देती हैं, और जो डेली लाइफ है और जो बिजनेस है उसमें निष्पक्षता यानी कि फेयरनेस, किसी के साथ भेदभाव ना हो, उसको इंश्योर करती है। ओके, नाउ अब यहाँ एक और फैक्ट दिया हुआ है थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी में, इसको जान लेते हैं। तो क्या है यहाँ, व्हाई इज स्पीड ऑफ लाइट डिनोटेड बाय सी। स्पीड ऑफ लाइट, जैसे हम बोलते हैं ना इतने किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, तो लाइट की स्पीड को हम सी से दिखाते हैं। सो साइंटिफिक सिंबल्स ऑफन कम फ्रॉम हिस्ट्री। इतिहास में कुछ ऐसा जुड़ा होता है जिससे हम सिंबल्स निकालते हैं, एंड आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, और फिर पूरी दुनिया उस पर अग्री करती है तब जाके कोई सिंबल अपनाया जाता है। ऐसा नहीं, नॉट नेसेसरली एब्रिविएशन ऑफ कन्वीनियंस, ऐसा नहीं कि लाइट है तो एल ले लिया, ऐसे नहीं किया जाता है, ठीक है। तो कुछ मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्पीड ऑफ लाइट इज यूजुअली डिनोटेड विद सिंबल सी। लाइट की स्पीड को हम सी से दिखाते हैं क्योंकि ये लैटिन वर्ड सेलेरिएट से आया है। सेलेरिएट क्या होता है, सेलेरिएट मीनिंग स्पीड, स्पीड से आता है। टुडे द स्पीड ऑफ लाइट इज वन ऑफ द फिजिकल कांस्टेंट। जो आज स्पीड है ना लाइट की, वो एक कांस्टेंट है जिसको नापा जाता है, और उसकी जो मेजरमेंट है या उसका जो स्पीड है लाइट का, वो ये है मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इतने मीटर जो लाइट है वो ट्रेवल करती है। ओके, सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। अब हम आगे देखते हैं, एन ऑब्जर्वेशन आर रिपीटेड, मतलब कि कोई ऑब्जर्वेशन जब हम करते हैं, कोई भी चीज हम जांच परख करते हैं तो उसको रिपीट करते हैं, रिफाइन करते हैं, आइडिया को टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। उसके बाद हम ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी समझ को साइंटिफिक वे में। सो इन सेकेंडरी स्टेज हम क्या देखेंगे, यू विल कम अक्रॉस टर्म्स। इस पढ़ाई में, अब इस क्लास में आप टर्म्स देखोगे जैसे लॉज, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स। पिछले क्लासेस में हम देख रहे थे टेस्ट या एक्टिविटीज। तो अब उन एक्टिविटीज से जो रिजल्ट आया उसको साइंटिफिक वे में, सिस्टमैटिक तरीके में जब आप लिखते हो तो उसे हम नियम बोलते हैं, थ्योरीज बोलते हैं, प्रिंसिपल्स बोलते हैं। ऐसे टर्म जिनके स्पेसिफिक मीनिंग है साइंस में, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या मीनिंग है? लॉ का मतलब होता है एक ऐसा रेगुलर पैटर्न जो नेचर में ऑब्जर्व हुआ हो, ऑफन एक्सप्रेस्ड यूजिंग वर्ड मैथमेटिकल रिलेशन। इसको मैथमेटिक्स के रिलेशनशिप में यूज करके हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन का लॉ है, न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन द जर्क फेल्ट व्हेन अ बस स्टॉप सडनली। आप बस में चल रहे हैं, बस अगर अचानक से ब्रेक लगाए तो आप पीछे आगे की तरफ झुकते हैं। तो ये जो आपका मूवमेंट है, आपको जो जर्क लगा और आप जो एकदम से आगे की तरफ झुके, ये न्यूटन का लॉ है, ठीक है। तो ऐसे सिद्धांत जो एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं उसे लॉ कहा जाता है। फिर थ्योरी क्या होता है? थ्योरी लॉ से थोड़ा आगे आना, लॉ से थोड़ी बड़ी चीज। तो एक स्टेप फर्दर आओ, एक्सप्लेनेशन दो अपने लॉ का, जो पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया, यूजुअली बेस्ड ऑन एविडेंस गैदर्ड ओवर टाइम एंड अवेलेबल एट दैट टाइम। उस समय जो एविडेंस आपके पास है, जो आपने जमा किए, वो सारे आप उसमें लाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है एटॉमिक थ्योरी जो है, एक्सप्लेन हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, कि कैसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये थ्योरी है, इसमें जो भी एग्जाम्पल्स होंगे वो लाए गए होंगे, प्रूफ किया गया होगा। फिर प्रिंसिपल्स क्या होता है? प्रिंसिपल ऐसे आइडियाज होते हैं, ऐसे बड़े आइडियाज
होते हैं जो हेल्प करते हैं अस मेक सेंस इन अ गिवन सिचुएशन, कि जो भी सिचुएशन है उसमें आप कैसे विश्वास करो, मतलब कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे विचार होते हैं जो किसी विशेष स्थिति को समझने में हमारी मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बीइंग अप्लाइड व्हेन क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स। जैसे हम जब सीढ़ियां चढ़ते हैं तो उस समय जो एनर्जी का एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो यूज होता है। ओके, डू रिमेंबर दैट इन साइंस में जो थ्योरी होती है डज नॉट मीन अ गेस और एन अनटेस्टेड आइडिया। थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि ऐसा आइडिया जिसको टेस्ट नहीं किया गया हो, बल्कि वो एक्सप्लेनेशन है जो केयरफुल टेस्टिंग के बाद, क्रिटिकल एग्जामिनेशन के बाद लिखी जाती है। द आइडिया आर ऑलवेज ओपन टू इम्प्रूवमेंट एंड ऑफन चेंज एज न्यू एविडेंस बिकम्स अवेलेबल। जो आइडियाज होते हैं ना, उसमें हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, जैसे जैसे नए कोई एविडेंस मिलते हैं, जैसे जैसे कोई विचार आते हैं, तो इनमें हम चेंजेस करते रहते हैं। तो ये विचार हमेशा सुधार के लिए ओपन रहते हैं। दिस इज अ की फीचर ऑफ साइंस दैट मेक्स इट रियलायबल। कोई एक बात प्रूफ हो गई तो ऐसा नहीं है वो हमेशा प्रूफ ही रहेगी, उसमें आगे चल के कोई चेंजेस आते हैं तो वो अपनाए जाते हैं। ओके, यही विज्ञान की एक खास बात है जो इसे विश्वास करने लायक, रियलायबल बनाती है। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल स्ट्रेंथ ऑफ साइंस इज इट्स एबिलिटी टू मेक प्रिडिक्शंस। प्रिडिक्शन मतलब होता है अनुमान लगाना। तो साइंस में एक अलग सी बात है, एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि पहले से ही भविष्यवाणी करना, मतलब पहले से अनुमान लगाने की क्षमता रखता है। When laws, theories and models are well established, they allow us to anticipate what will happen under new or different condition। जब लॉ, थ्योरी, जो भी लॉज है, नियम है, सिद्धांत है और मॉडल अच्छी तरीके से जब बन जाते हैं, एस्टैब्लिश हो जाते हैं, तो वे हमें ये अनुमान लगाने में मदद करते हैं कि नई या अलग परिस्थितियों में क्या होगा, कि कोई नई सिचुएशन आएगी, डिफरेंट सिचुएशन आएगी, कंडीशन आएगी, तो उस वक्त क्या होगा। बिफोर वी कैन परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट एंड इन मेनी केसेस इवन इफ वी कैन नॉट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो उसके करने के पहले या कई बार तब भी जब हम प्रयोग नहीं कर रहे हो तो हमें बहुत सारा आइडिया लग जाता है इस प्रिडिक्शन की वजह से, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लॉ हैं, थ्योरी हैं, मॉडल्स हैं। यूजिंग आइडियाज अबाउट मोशन वी कैन प्रिडिक्ट हाउ फार अ किक्ड फुटबॉल विल ट्रैवल। तो इन जो आइडियाज हैं मोशन के बारे में, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप फुटबॉल को किक कर रहे हो तो ट्रैवल करेगा। यूजिंग नॉलेज ऑफ केमिकल रिएक्शन का आपके पास नॉलेज है तो आप एस्टिमेट कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा कितना, किस चीज में। एंड हाउ सॉफ्ट अ बेक ब्रेड वुड बी, कितना सॉफ्ट, कितना चीज आप मिक्स करोगे तो कितना सॉफ्ट ब्रेड बनेगा। यूजिंग बायोलॉजिकल प्रिंसिपल, जो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल है, इससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि एक व्यक्ति कोई सांस ले रहा है, ब्रीदिंग वुड चेंज वाइल रनिंग, कि आप दौड़ोगे तो सांस तेज चलेगी, रुकोगे, बैठोगे, आराम करोगे तो सांस धीरे हो जाएगी। ये सब क्या है, ये प्रिंसिपल्स, नॉलेज, लॉज, इनके हिसाब से हम प्रिडिक्शन करते हैं। नहीं बोलते कि आप तेज दौड़ोगे तो सांसें चढ़ने लगेगी। तो ये कैसे है, ये हम प्रिडिक्ट कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी बार ये ट्राई करके देखा है, एक्सपेरिमेंट करके देखा है। रिमेंबर दैट दीज प्रिडिक्शंस आर नॉट गैसेस, ये गैसेस नहीं होते हैं, दे आर रीजन्ड एक्सपेक्टेशंस बेस्ड ऑन एविडेंस एंड केयरफुल थिंकिंग। बहुत सोच विचार के रीजन एक्सपेक्टेशंस होते हैं। व्हेन प्रिडिक्शंस मैच ऑब्जर्वेशन, जब आपने जो सोचा था वही ऑब्जर्वेशन से मैच हो गया, कॉन्फिडेंस इन द अंडरलाइंग साइंस ग्रो, फिर कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। बट इवन मोर इंपॉर्टेंट, व्हेन दे डू नॉट मैच, साइंटिस्ट री एग्जामिन देयर assumptions, मॉडल्स और मेजरमेंट। लेकिन मैच हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मैच होता है तो साइंटिस्ट जो होते हैं फिर से एक नया एग्जामिन करते हैं, एजम्पशन करते हैं, नए मॉडल्स बनाते हैं, फिर से मेजरमेंट करते हैं। तो ये जो तरीका है प्रिडिक्शन करने का, एक पावरफुल टूल है दैट ड्राइव्स फर्दर एक्सप्लोरेशन एंड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। ओके, नाउ अब हम आगे देखते हैं डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड की इसी वजह से हम जो दुनिया के बारे में और ज्यादा डिटेल में जान पाते हैं ना। इसी प्रकार की जो भविष्यवाणी है एक शक्तिशाली टूल के रूप में हम दुनिया को गहरी तरीके से समझने में हेल्प ले सकते हैं इनसे। नाउ यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, हाउ डू वी चेक प्रिडिक्शन, जो भी हमने अनुमान लगाया तो उसको चेक कैसे करेंगे। वर्षा टोल्ड हर फ्रेंड मेघना इट विल रेन दिस आफ्टरनून बिकॉज द क्लाउड्स लुक डार्क। वर्षा ने अपनी फ्रेंड मेघना को कहा कि आज लगता है दोपहर में बारिश होगी क्योंकि बादल जो है बहुत काले दिख रहे हैं, डार्क दिख रहे हैं। थिंक ऑफ सम क्वेश्चंस मेघना कुड आस्क वर्षा टू मेक दिस प्रिडिक्शन साइंटिफिकली टेस्टेबल। अब वो कैसे क्वेश्चन पूछेगी कि ये प्रिडिक्शन जो अनुमान लगाया है वर्षा ने वो साइंटिफिक बन जाए। सो आंसर क्या होगा, गुड साइंटिफिक क्वेश्चन
क्वेश्चंस विल लुक मोर फॉर मेजरेबल एविडेंस। कुछ एविडेंस या पास्ट में ऐसा हुआ हो उससे जुड़ा होता है अच्छा जो साइंटिफिक क्वेश्चन होता है। सो क्वेश्चन जो सिंपल यस या नो में आ रहे हो वो यूजुअली यूजफुल नहीं होते। मेघना पूछ सकती है वर्षा से, जैसे कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ स्काई व्हेन इट रेन लास्ट टाइम। पिछली बार जब बारिश हुई थी उस वक्त बादल कैसे थे, क्या ऐसे ही थे? व्हाट इज द ह्यूमिडिटी टुडे, आज ह्यूमिडिटी कितनी है? वाज इट अबव 80% एंड लास्ट टाइम इट रेन, जब बारिश हुई थी पिछली बार तो क्या ये 80% से ऊपर थी जैसे कि आज है? व्हाट इज टुडेज विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, आज की स्पीड और डायरेक्शन क्या है विंड की, हवा की? इज द टेम्परेचर ड्रॉपिंग लाइक इट डिड बिफोर द रिसेंट रेन, क्या टेम्परेचर पिछली बार जैसे कम हुआ था बारिश के समय तो क्या अभी भी कम होगा? तो आप समझ रहे हो, इस तरीके के क्वेश्चन से हम जो भी प्रिडिक्शन है उसको और ज्यादा बिलीवेबल, रिलायबल बनाते हैं। क्वेश्चन लाइक दीज आस्क अबाउट मेजरेबल डेटा एंड पास्ट पैटर्न्स विच गो बियॉन्ड मेयर क्लाउड्स लुक डार्क। सिर्फ बादल काले दिख रहे हैं इसलिए बारिश हो रही है, ये एक मेयर एजम्पशन हो गया या प्रिडिक्शन हो गया। इन क्वेश्चन से हम और इसको फैक्चुअली करेक्ट बनाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है रेडी टू गो बियॉन्ड। चलिए रीड करते हैं। हाउ मच राइस वुड फीड अ फैमिली ऑफ 4 फॉर अ मंथ, कितना चावल चाहिए एक महीने तक एक पूरी फैमिली को पालने के लिए। ठीक है, 4 लोगों की फैमिली है। टू मेक अ रफ एस्टिमेट, अब हम अंदाजा लगाते हैं रफ। एज्यूम दैट ऑल देयर कैलोरीज नीड कम फ्रॉम राइस अलोन, कि वो जितना खाना खाते हैं ना वो चावल ही खाते हैं, ऐसा सारा उनको जो कैलोरीज मिल रही है चावल से मिल रहे हैं। तो एवरेज एडल्ट को जो कैलोरी चाहिए वो 2000 से 2500 किलो कैलोरी चाहिए पर डे, एक दिन। फाइंड आउट हाउ मेनी कैलोरीज 100 ग्राम ऑफ अनकुक्ड राइस प्रोवाइड। तो हम देखेंगे 100 ग्राम राइस को पकाया तो उससे कितनी कैलोरी मिल रही है। When cooked and use this to estimate the daily requirement for the family. फिर एक फैमिली को, एक पर्सन को कितना लगेगा वो हम एस्टिमेट करेंगे। The aim is not to get an exact number. एग्जैक्ट नंबर पाना हमारा इसमें मकसद नहीं है, बल्कि ये चेक करना कि जो हम अज्यूम कर रहे हैं कि 100 ग्राम फॉर अ मंथ इज क्लियरली टू लिटिल व्हाइल अ फ्यू टन्स इज फार टू मच। ऐसा नहीं है कि हम कह देंगे 100 ग्राम लगेगा, और ऐसा भी नहीं है कि हम कह देंगे कि एक महीने में आपको 1 टन चावल चाहिए होंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो एग्जैक्ट नंबर के आसपास का भी नंबर अगर हम एस्टिमेट कर सकते हैं एवरीडे जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड अबाउट फूड एंड रिसोर्सेज, एंड शो व्हाई अप्रोक्सीमेट रीजनिंग इज एन इंपॉर्टेंट साइंटिफिक स्किल। तो इससे ये हमें पता चलेगा कि इस तरीके की रीजनिंग से कैसे इंपॉर्टेंट हम डिसीजंस ले सकते हैं आसानी से। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर 1.3, एस्टिमेट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एयर यू ब्रीथ इन 1 डे। आप अंदाजा लगाओ कि कितना हवा जो है आप सांस लेने में यूज करते हो एक दिन में। स्टार्ट बाय एस्टिमेटिंग हाउ मेनी ब्रीथ्स यू टेक पर मिनट। 1 मिनट में आप कितनी सांस लेते हो वो आप अंदाजा लगाओ। एंड वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रीथ, और एक बार जब सांस ले रहे हो तो उसमें कितनी हवा आपके अंदर जाती होगी इसका अंदाजा लगाओ। योर एम इज नॉट टू फाइंड द एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट आंसर नहीं पाना है हमको, बट अ रीजनेबल एस्टिमेट, लेकिन एक कैलकुलेटेड आंसर आपको रीजनेबली तर्क वितर्क करके लेना है। तो जैसे यहाँ पे आंसर दिया है, जब हम आराम कर रहे होते हैं तो 12 से 15 सांसें 1 मिनट में लेते हैं। ठीक है, यानी एंड देर आर 16 to 24 1440 मिनट्स इन अ डे। एक दिन में इतने मिनट्स होते हैं, और वी टेक रफली 18 to 22,000 ब्रीथ, अबाउट 20,000 ब्रीथ अ डे, मतलब 20,000 सांसें लगभग हम एक दिन में लेते हैं। नाउ वी ऑल्सो नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इन 1 ब्रीथ, एक सांस में कितनी हवा हमारे अंदर जाती है। सो वन वे टू एस्टिमेट दिस इज टू थिंक दैट इट टेक्स अबाउट 4 to 5 ब्रीथ टू फिल अ टिपिकल रबर पार्टी बलून। तो इसको हम कैसे पता कर सकते हैं, जब हम एक बलून को फुलाते हैं अपने मुंह से, गुब्बारे को, तो 4-5 बार फूंकते हैं तब जाके एक नॉर्मल बलून जो है फूलता है। ठीक है, एक नॉर्मल। तो हम सोच सकते हैं इस बलून के अंदर कितनी एयर है। सो व्हेन इन्फ्लेटेड, जब ये बलून फूला तो इसके अंदर लगभग वॉल्यूम जो होगा वो 2 लीटर होगा। ठीक है, सो 1 ब्रेथ इज अप्रॉक्स 0.5 लीटर। जो तो आपने 4-5 में 2 लीटर गैस को फिल किया, तो एक सांस में 0.5, आधा लीटर गैस है ना। तो अब आप इतनी सांसें ले रहे हो 20,000, तो कितनी एयर हो जाएगी, 20,000 को आप मल्टीप्लाई कर दो 0.5 से, तो ये डेसिमल हटाओगे 10, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 5 2 10 और ये 3 0, यानी 10,000 लीटर ऑफ एयर आपको एक दिन में रिक्वायर्ड होगा। नाउ इट इज हार्ड टू सी इफ दिस एस्टिमेट इज रीजनेबल और नॉट। अब ये एस्टिमेट रीजनेबल है या नहीं ये देखते हैं। बट इफ वी गो बैक टू आवर बलून एग्जाम्पल, वन कुड ब्लो अप अ बलून इन अबाउट 20 seconds. So maybe we could fill 3 balloons in a minute. Multiplying 3 balloons per minute, 2 liters of per balloon
इतने मिनट्स पर डे, तो हमें इतने लीटर आंसर मिलेगा अगर हम और ज्यादा डीपली जा रहे हैं तो। सो एस्टिमेशन का पर्पस रीजनेबली हमें क्लोज आंसर लाना होता है। 8,600 लगभग 10,000 के पास ही है, तो ये हमने सिंपली फाइंड आउट कर लिया था और इसमें हमने थोड़ा और एक्यूरेटली फाइंड आउट किया। सो एस्टिमेशन का पर्पस ही यही है कि 10,000 लीटर इसके आसपास का नंबर हमें मिल रहा है, एग्जैक्ट नहीं है बट आसपास का नंबर है। नेचुरली वी वुड गेट एक्सट्रीमली टायर्ड वेरी क्विकली आफ्टर ब्लोइंग बलून्स नॉन स्टॉप, अनलाइक नॉर्मल रेस्टफुल ब्रीदिंग। ओके, जब हम नॉर्मल सांस ले रहे होते हैं तो अलग तरीके से सांस लेते हैं, आराम से सांस लेते हैं, लेकिन जब हम इस तरीके से बलून को फुला रहे होते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, और फिर जब हम सांस लेते हैं तो जल्दी जल्दी लेते हैं, तो उसमें भी डिफरेंसेस आते हैं। इन सबको इग्नोर करते हुए अगर हम एक अंदाजा लगाएं तो 10 लीटर जो है डेली का हमें एयर चाहिए होता है सांस लेने के लिए। ओके, नाउ पॉज एंड पॉन्डर, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, डिस्क्राइब वन सिचुएशन वेयर एन अप्रोक्सीमेट आंसर इज गुड इनफ एंड वन वेयर यू वुड नीड अ वेरी एग्जैक्ट वैल्यू। आपको ऐसा बताना है एक कोई सिचुएशन जहां पर आपका जो एस्टिमेट है वो ज्यादा अच्छा है, और एक ऐसा जहां पे एग्जैक्ट वैल्यू आपको चाहिए। तो जैसे अगर अप्रोक्सीमेट लेना है, आसपास का लेना है, तो किसी यात्रा के दौरान आपको कितनी दूरी का एक अंदाजा लगाना हो, कितना डिस्टेंस, जैसे मान लो मुझे दिल्ली जाना है तो मैं फिर अंदाजा लगाऊंगी कि इतनी दूरी में इतना डिस्टेंस है तो मुझे इतना टाइम लग जाएगा। तो ये क्या है, इसमें अप्रोक्सीमेट हम आइडिया लगाते हैं। नाउ अगर हम बोले कि दवाई लेनी है तो उसमें फिर हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। सो आफ्टर ग्रेड 10 इफ यू डिसाइड टू स्टडी साइंस इट विल बी डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस। आप 10th के बाद जब साइंस लोगे ना तो साइंस में ब्रांचेस होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड अर्थ साइंस। एंड इवन इन ग्रेड 9th एंड 10th चैप्टर जो होंगे ना फोकस करेंगे कुछ एरियाज पे। वी हैव हाईलाइटेड सम ऑफ द एक्साइटिंग थिंग्स यू मे लर्न अबाउट इन द नेक्स्ट लेवल अप बॉक्सेस। इसमें आगे आप जानोगे कि क्या क्या चीजें आप आगे पढ़ने वाले हो। However, do remember that natural world does not have any such boundaries. नेचुरल वर्ल्ड में, दुनिया में ऐसी कोई बाउंड्रीज नहीं है, लेकिन जब आप साइंस पढ़ते हो तो डिटेल में अच्छे से जानने के लिए मैं डिवीजन बनाते थे। डिवीजन किस लिए बनाए गए हैं, ओनली हेल्प ऑर्गेनाइज नॉलेज, कि बायोलॉजी का नॉलेज अलग हो, फिजिक्स का अलग हो, केमिस्ट्री का अलग हो। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं इसको पढ़ लिया तो इसको नहीं पढ़ना, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मोस्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स टुडे सच एज अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंज, डेवलपिंग मेडिसिन और डिजाइनिंग सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज रिक्वायर आइडियाज फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन्स टुगेदर। बहुत सारी डिसिप्लिन्स को मिलाकर ये आइडियाज आते हैं और तब जाके कोई टेक्नोलॉजी वगैरह जो है वो डेवलप होती है, कोई क्लाइमेट चेंज की अंडरस्टैंडिंग आती है, राइट। सारे मिलकर सारे डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। तो साइंस ऑल्सो कनेक्ट्स नेचुरली विद मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड सोशल साइंसेस। साइंस जो है इन सभी से कनेक्ट होते हैं। टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड फुली वी नीड टू कनेक्ट मल्टीपल वेज ऑफ नोइंग एंड एक्सप्रेसिंग आइडियाज and each enriching the others. So सेंस क्रिएट करने के लिए, वर्ल्ड का अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें मल्टीपल वेज में जानकारी चाहिए ताकि हम अपनी नॉलेज को और ज्यादा एनरिच कर सके। और ओके, नाउ पॉन्डर एंड पॉज एंड पॉन्डर। तो यहाँ पे आपको एक सिचुएशन दी गई है, पढ़ते हैं। चूज अ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, मान लो प्रेशर कुकर ले लिया, मोबाइल फोन ले लिया, या फिर कोई प्रॉब्लम ले लो, जैसे ट्रैफिक जैम हो गया आपके स्कूल के आसपास। एक स्केच, मेक अ स्केच लिस्टिंग व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंस और मैथमेटिक्स आर इन्वॉल्व। शो हाउ एटलीस्ट 2 ब्रांचेस ऑफ साइंस कनेक्ट विद योर एग्जाम्पल। इससे कैसे जुड़े हुए हैं सारे ब्रांचेस, एक प्रॉब्लम सोल्यूशन आपको बताना है, ठीक है। तो जैसे इसका आंसर क्या हो सकता है अगर हम देखें तो, मान लो फिजिक्स से आपको बताना है तो आप बैटरी ले लो, ओके, इलेक्ट्रिक करंट ले लो, इलेक्ट्रिसिटी ले लो और सिग्नल्स ले लो, ठीक है। ये 3 हो गया। हम ले रहे हैं अगर किसी भी एक सिचुएशन के बारे में जान रहे हैं तो। केमिस्ट्री से अगर ले लें तो कैसे जुड़ा हुआ है, ये जो बैटरी है इसमें केमिकल्स जो यूज होते हैं तो वो किस में पढ़ने को अपने को मिलेंगे, केमिस्ट्री में, है ना। केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, ओके। अब इसमें मैथ कैसे जुड़ा हुआ है, सो डेटा प्रोसेसिंग, कोडिंग, ये सब मैथ का पार्ट होता है। और बायोलॉजी की अगर आप बात करो तो इसका क्या रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन या रेडिएशन का क्या प्रभाव होता है ह्यूमन बीइंग पे, तो वो इससे जुड़ा हुआ है ना। तो ये सारी चीजें मिल
कर एक कोई सिचुएशन क्रिएट कर रही है। तो इस प्रकार अगर हम बोले तो एक मोबाइल फोन में कई सारी डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करते हैं। यहाँ पर मैंने मोबाइल फोन का एग्जाम्पल दिया, उसमें बैटरी यूज होती है, इलेक्ट्रिसिटी, सिग्नल्स यूज होते हैं, केमिकल रिएक्शंस बैटरी से जुड़ी हुई हैं, डेटा प्रोसेसिंग वगैरह मोबाइल में जो होता है वो मैथ से जुड़ा हुआ है, और बायोलॉजी की जो मोबाइल से रेडिएशन है वो कैसे ह्यूमन लाइफ से जुड़े हुए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है रेडी टू गो बियॉन्ड। इसमें क्या दिया हुआ है सिचुएशन, हाउ डज अ मास्क रियली वर्क, मास्क क्यों लगाते हैं, ये कैसे वर्क करता है। सो सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम्स रिक्वायर नॉलेज फ्रॉम सेवरल ब्रांचेस ऑफ साइंस। जैसे कोविड-19 पैंडेमिक जब आया था तो हम सबने मास्क यूज किए थे सेफ्टी के लिए। अंडरस्टैंडिंग हाउ अ मास्क वर्क्स रिक्वायर कॉन्सेप्ट फ्रॉम फिजिक्स, पार्टिकल मोशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, किस तरीके से पार्टिकल में मूवमेंट होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्शन होता है एक दूसरे में पार्टिकल के प्रति तो वो कैसे होता है, और केमिस्ट्री, ये तो हो गया फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जो मास्क में यूज होता है। केमिस्ट्री से कि पॉलीमर जो फाइबर है कौन सा फाइबर यूज करना है मास्क को बनाने के लिए। बायोलॉजी से कि साइज और बिहेवियर क्या है वायरस का, क्या इसको छानकर जा सकता है वो वायरस अंदर। और मैथमेटिक्स से कि मॉडलिंग एयर फ्लो एंड फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी। तो सारे ब्रांचेस मिलकर एक ये जरा सा जो आपको मास्क दिख रहा है उसको क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। Okay, so finally, as we have mentioned in every textbook, science is not just a collection of facts. Science सिर्फ facts का collection नहीं है, equations का, experiments का, ये human activity को shape करता है by curiosity, creativity and collaboration and careful questioning. It grows as people ask questions, test ideas, share results and learn from mistakes. Science develops over time through the work of many individuals across different cultures and generation. बहुत सारी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग काम करते हैं, बहुत वर्क करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, तब जाके जो चीजें हैं साइंस में डेवलप होती हैं। And then, even if you do not choose to study science beyond grade 10, 10वीं के बाद अगर आप साइंस नहीं चुन रहे हो, कोई और फील्ड ले रहे हो, साइंटिफिक थिंकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है whatever you do, किसी भी फील्ड में। Then next is it helps you understand the technology that surrounds you and helps you evaluate information critically and make sense of the world you live in. तो इससे क्या होता है कि आपको अपने आसपास की जो चीजें हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको समझने में मदद मिलती है, जानकारी का सही से आप मूल्यांकन कर पाते हैं, क्रिटिकली उसको इवेल्युएट कर पाते हैं। As you begin this stage of exploration, science invites you not only to learn about the world but also to learn how we are trying to understand it. इससे सिर्फ हम दुनिया को नहीं समझते बल्कि कैसे जो हमारे आसपास चीजें हो रही हैं उसके बारे में भी जानते हैं, क्या ही नहीं कैसे भी जानते हैं। एम्बार्क ऑन योर नॉलेज ऑफ डिस्कवरी, मतलब आप जो इस रास्ते पर निकले हैं, जो ये खोज की यात्रा आपकी शुरू हुई है, उसमें आप शुरुआत करें लुकिंग केयरफुली थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ एविडेंस एंड गाइडेड बाय कंपास ऑफ क्यूरियोसिटी, हैप्पी एक्सप्लोरिंग। सो वी हैव टू एक्सप्लोर द चैप्टर्स एंड साइंस इन अ डिटेल वे। हमें कंपास की तरह गाइडेड डायरेक्शन में जाना है और जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसकी तरह सभी चीजों को डिटेल में समझना है। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर के जो नोट्स हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो दूसरा वाला चैनल है जानकी स्टडी कॉर्नर, वो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप चैप्टर 1 प्लेलिस्ट बना दूंगी, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोज। प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन व्हाट आर योर रिस्पॉन्सेज, इट विल गाइड मी टू मेक अदर चैप्टर्स ऑल्सो। और नोट्स वगैरह चाहिए तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।